अब जो टॉपिक हम करेंगे वो है VLIW और स्टैटिकली स्केड्यूल्ड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। ILP स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम तीन डिफरेंट तरह के प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे। उनमें से एक आर्किटेक्चर था सुपर स्केलर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे ज़्यादा यूज़ होता है। वो हमने देख लिया हुआ है। आज हम देखेंगे अब VLIW का आर्किटेक्चर के वो क्या होता है। सो बेसिकली क्यों VLIW की ज़रूरत महसूस हुई, अगर उसका एक कह लें कि ये स्लाइड उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि अगर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में इशू कर सकते हो, तो जिस तरह हमने आखिर में देखा था कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फैच कर रहे थे, तो एक आपकी लेट से होगी इशू विड्थ। तो अब आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस आप इशू करना चाह रही हैं उसको किसी तरह चेक करना है कि पीछे अभी जितनी इंस्ट्रक्शंस इस वक्त पाइपलाइन में हैं उनमें किस किस पे उसकी डिपेंडेंसी है। तो ये जो रेड एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि हर इंस्ट्रक्शन को नीचे जो भी आपका जो भी पाइपलाइन की लेंथ है L, और जो आपकी मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी विड्थ बनती है, इतना कह लें कि इतनी इंस्ट्रक्शन से कंपेयर करना है। और वो भी एक इंस्ट्रक्शन को नहीं करना, इशू विड्थ में आपकी ये वाली भी चेक होगी, ये भी चेक होगी, ये भी चेक होगी, तो ये सब के सब चेक होंगे। तो बेसिकली जितनी विड्थ है उसको विड्थ इनटू लेंथ, इतना ग्रोथ इन हार्डवेयर आपकी होगी जब आपने जो जो हमारा इंस्ट्रक्शन इशू करते हुए जितनी चीज़ों से चेक करना। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर है, ग्रोज इन द ऑर्डर ऑफ कह लेंगे रफली इन द ऑर्डर ऑफ W क्यूब, की जितनी भी आपकी विड्थ है उसको उसको क्यूब ले लें एक तरह से, ठीक है। तो अगर आपने 4 की विड्थ की है तो ये 64 टाइम्स कंट्रोल लॉजिक ग्रो कर देगी, ठीक है। 4 क्यूब इज 4 4 आर 16 एंड 16 4 आर 64। तो ये लीनियरली ग्रो नहीं कर रहा कि 4 टाइम्स आप वाइड करें तो आपकी 4 होगी, बल्कि उससे क्यूबिकली ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इतना ज़्यादा हार्डवेयर जो है वो फिर आप इज इट वर्थ इट और नॉट, ये एक चीज़ बनती है, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें जिस तरह ये मिप्स के R10 के सीरीज़ की IC के अंदर किस जगह पर क्या चीज़ प्लेस हुई है उसकी डायग्राम है, तो इसमें आप देखें तो रफली 40% के अराउंड कह लें कि ये तकरीबन आपका जो हिस्सा है ना, ये सारा कंट्रोल लॉजिक है, जो कि इस वजह से कि हम पैरेलल में चीज़ें कर रहे हैं और हार्डवेयर ढूंढ रहा है कि कौन सी चीज़ किधर मैप होनी चाहिए, उसकी वजह से ही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका बन जाता है। तो जो मेन चीज़ है वो क्यों हम इस तरफ आए थे। नॉर्मली जो प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्राम करते हुए सीक्वेंशियली कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। कि जो आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो आप कहते हैं आपने एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, अगर आपने उस सीक्वेंस में बार बार काम कराना है तो लूप लगा दें या इफ लगा दें, बट अदरवाइज आप तरतीब से चल रहे हैं। तो फिर आपका जो कंपाइलर होता है वो फाइंड आउट करता है कि इसमें से इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और उनको स्केड्यूल करता है। फिर वो नीचे जो अगेन सीक्वेंशियल मशीन कोड ही बनाता है और वो हम भेज देते हैं अपने सुपर स्केलर प्रोसेसर को, और उसके अंदर हमने जो रीऑर्डर बफर और बाकी सारी चीज़ें देखी थी वो देखता है कौन सी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर चल सकती है और उसको हम चलाना शुरू कर देते हैं और स्केड्यूल करते हैं और एक्सक्यूट करने के। तो ये बेसिकली हमारा काइंड ऑफ जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो सीक्वेंशियल चल रहा है कि एक एक करके चलाने वाला। तो VLIW में हम क्या करते हैं, VLIW स्टैंड्स फॉर वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक है। तो यानी कि बड़ा सा इंस्ट्रक्शन वर्ड। तो नाम से ही जाहिर है कि इसकी हर इंस्ट्रक्शन की विड्थ ज़्यादा होगी। लेकिन हम करते क्या हैं, हम करते ये कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हैं, 2 इंटीजर यूनिट्स हैं और लेट्स से कि 2 मेमोरी यूनिट्स हैं। तो आप एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन बना दें जो कि ये 6 के 6 पैरेलल में उठा सके, कि आपने पहले वाले इंटीजर यूनिट में किन 2 रजिस्टर्स को ऐड करना है, दूसरे वाले में किन को लेट से ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप
आपने 2 लोड करने हैं तो मेमोरी यूनिट 1 और मेमोरी यूनिट 2 पे आप पैरेलल में लगा दें। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट 1 और 2 में 2 फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट ऑपरेशन लगा दें। लेकिन अब ये आप इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डालकर इसको भेज देते हैं, ठीक है। और लेट से कि हर एक की अपनी अपनी लेटेंसी है। लेट से आपका इंटीजर यूनिट की 2 की 1 की लेटेंसी है, मेमोरी यूनिट की 3 की है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट की 4 की है। तो ये आपको प्री नोन है कि ये कितनी कितनी लेटेंसी है। तो उसका ख्याल बजाय हार्डवेयर में करने के, हार्डवेयर कहता है कि मैं नहीं कुछ करता, आपने खुद ही ख्याल करना है कि कितनी लेटेंसी है और आपने खुद ही पैक करके देनी है मुझे इंस्ट्रक्शन, बजाय इसके कि हार्डवेयर ऑन द फ्लाई ये काम करे। तो हार्डवेयर इस लिहाज से सिंप्लीफाइड हो गया कि हार्डवेयर में आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई, आपने जो जिस हिस्से की इंस्ट्रक्शन थी वो उस हिस्से को दे दी, ये इसको दे दी, ये फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट को दे दी, ये इंटीजर को दे दी। इन्होंने अपना अपना टाइम पूरा किया और वो काम पूरा किया और चीज़ चल गई। तो कम्प्लेक्सिटी किधर गई? कम्प्लेक्सिटी फिर इधर गई कि आपने ये इंस्ट्रक्शंस को फिल इन कैसे करना है। ये काम जो है ये सॉफ्टवेयर में किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने एक तरह से ये काम किया कि जो कम्प्लेक्सिटी हमारी हार्डवेयर को बढ़ा रही थी वो हार्डवेयर से उठाकर सॉफ्टवेयर को दे दी कि ये हमारा कंपाइलर ये काम करे। कंपाइलर नहीं कर सकता तो उसके आगे बंदा खुद हैंड कोड करके इसको फास्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो सो मेन आइडिया तो समझ आ गया होगा कि आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन में पैक हो गई हैं। कहते हैं हर ऑपरेशन स्लॉट जो है वो फिक्स फंक्शन की है। जिस तरह हमने इंटीजर के लिए ये वाली स्लॉट्स रखी हुई हैं, इनको फिक्स किया हुआ कि ये इंटीजर की स्लॉट है, ये मेमोरी की स्लॉट है, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट की है। तो अगर आपने कोई फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन नहीं करना तो ये खाली जाएगी, अगर करना है तो इधर फिल कर दें। तो सो आर्किटेक्चर में और इनकी लेटेंसीज भी हमने कांस्टेंट रखी हुई है कि हर एक की अपनी अपनी फिक्स कांस्टेंट लेटेंसी है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि लोड स्टोर की कांस्टेंट कैसे होगी। लोड स्टोर में तो कैश मिस भी हो सकता है, तो उसकी लेटेंसी तो कैश मिस हुआ तो कुछ और होगी और कैश हिट हुई तो कुछ और होगी। तो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि ये वाला जो हार्डवेयर आर्किटेक्चर है इसके साथ कई दफ़ा हम कैश यूज़ नहीं कर रहे होते बल्कि फिक्स मेमोरीज यूज़ कर रहे होते हैं और इसका अपना एक यूज़ केस है जो कि हम देखेंगे। आर्किटेक्चर रिक्वायर्स गारंटी ऑफ पैरेललिज्म विद इन एन इंस्ट्रक्शन, नो क्रॉस ऑपरेशन, रीड आफ्टर राइट चेक। तो हम कोई ये चेक नहीं लगा रहे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन 1 है और ये इंस्ट्रक्शन 2 है और हम इसका रीड आफ्टर राइट करें। हम कहते हैं जिसने कोड लिखना है उसी ने इंश्योर करना है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, ये जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है वही आप लिखें, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको पता है कि इसकी 3 की लेटेंसी है और इसके बाद किसी ने डाटा को यूज़ करना था तो आप उसको 3 साइकिल बाद इंस्ट्रक्शन दें, हार्डवेयर कोई चेक नहीं करेगा, ठीक है। कोई डाटा इंटरलॉक कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे, ये काम सॉफ्टवेयर पे हमने डाल, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारी से हमने सॉफ्टवेयर पे डाल के खुद हमने एंजॉय करते हैं। तो इनिशियल जो मशीन्स थी वो 1976 से आ रही हैं। उसके बाद 87 में ये मशहूर मशीन है। फिर कहते हैं 2 पे सिड्रा और मल्टी फ्लो ट्रेस। इसके कुछ हम आर्किटेक्चर अभी आगे देखेंगे। रिसेंटली मतलब आप लोगों ने अगर हो सकता है कि अगर डीएसपीज का कोर्स पढ़ा है तो आपने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का डीएसपीज यूज़ किए हो, अगर लैब्स की हुई है उस पर, तो वो जनरली VLIW आर्किटेक्चर पे मबनी होते हैं। कि मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अगर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उन्होंने DSP का कोर्स पढ़ा होगा। हो सकता है कि 67X या 64X जो प्रोसेसर है TI के वो अक्सर लैब्स में होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोड कंपोजर स्टूडियो में कुछ ना कुछ कोड लिखे होंगे। लेकिन ये है कि रिसेंट पिछले कुछ अरसे में मुझे लग रहा है कि इनकी मार्केट थोड़ी कम होती जा रही है बिकॉज ये जो दूसरे सिस्टम ऑन चिप जब से आना शुरू हो गए। ओके, सो होता क्या है कि अब जो हमने सारी जिम्मेदारियां सॉफ्टवेयर में डाली हैं तो सॉफ्टवेयर में ये कौन काम करेगा? सॉफ्टवेयर में फिर आपका ये कंपाइलर ये काम कर रहा होता है। तो कंपाइलर के अब इस केस में हमारा कंपाइलर कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कंपाइलर का काम है कि वो स्केड्यूल करे ऑपरेशंस टू मैक्सिमाइज पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है। और उसका काम है कि वो
इंट्रा इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म गारंटी करे कि ये ना हो कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को साथ साथ रखे, वो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन स्केड्यूल करे। डाटा हैजर्ड्स हैं, ये भी इसी का काम है श्योर करना। तो कंपाइलर इस केस में थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं ये जब आप ये अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स कर लें। अगेन ये जो भी हम एग्जांपल करेंगे ये टिपिकली इस तरह के एग्जाम क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी शायद दे दूंगा अगले 2-3 दिन में, जिसमें एक आध VLIW से और एक आध शायद स्कोर बोर्ड या टॉमोसुलो से मैं क्वेश्चन दे दूंगा कि आप वो करें तो आपकी प्रैक्टिस ताकि हो सके फॉर फाइनल टर्म एग्जाम। तो ये एक छोटा सा कोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल एक फॉर लूप लगा हुआ है, 0 से n तक जा रहा है और दो एरेज हैं ए उसके इंडेक्स 0 से n तक जाएंगे ए में और उस पर कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। तो ये भी अगर मैं इससे पीछे अगर खाली स्लाइड मैंने कुछ नहीं छोड़ी, इधर एक खाली स्लाइड इसके ऊपर बना ले तो अब बेसिकली समझें कि आपकी मेमोरी के अंदर एक एरे पड़ी हुई है। थोड़ी सी मेरी लाइनें सीधी नहीं होंगी क्योंकि वाइट बोर्ड होता तो ज़रा सीधी हो जाती। ये आपकी मेमोरी है, इसमें इस जगह पर एक ए एरे पड़ी हुई है विच इज़ गोइंग ऑन, और किसी और जगह पर एक बी एरे पड़ी हुई है विच इज़ गोइंग ऑन, और इसमें भी n एंट्रीज हैं, इसमें भी n एंट्रीज हैं। सो ऑल वी वांट टू डू इज़ के हम कहते हैं बी में ऐड कर रहे थे नीचे, नहीं बी, हाँ ए में पहले ये वाली एंट्री आए, इसमें हम सी ऐड करें और इसको हम इस जगह पर लिखवा दें पहली एंट्री में, फिर इस दूसरे वाले पे आए उसमें सी ऐड करें और फिर इसमें लिखवा दें एंड सो ऑन। तो ये हम काम करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपल सा लूप। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं इस लूप को नॉर्मल असेंबली में ट्रांसलेट करूं तो आप ये काम करेंगे कि अज्यूम करते हैं कि आपका जो ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, वो x1 में पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यानी कि ये जो ए का स्टार्टिंग एड्रेस है ये हमने x1 रजिस्टर में रखा हुआ है और बी का स्टार्टिंग एड्रेस लेट्स से हमने x2 रजिस्टर में। तो पहले मैं इसको लोड करूँगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के रजिस्टर में आ जाए, ठीक है। फिर मैं सी को मैंने पहले से किसी रजिस्टर में रखा होगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूँगा और मैं फिर x2 पे लिखवा दूँगा और उसके बाद मैं x1 को भी इंक्रीमेंट कर दूं और x2 को भी इंक्रीमेंट कर दूं, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ये इंक्रीमेंट करता जाऊं अनलेस के मैं किसी स्टॉपिंग पॉइंट पे पहुंच जाऊं, जो कि इस वक्त हमने n का हुआ था, लेकिन एड्रेसेस वाइज देखूं तो मैं अगर इसका एंडिंग एड्रेस कहीं और रजिस्टर पे सेव कर दूं तो मैं उसको कंपेयर करता हूं। ये कोड बेसिकली यही कर रहा है। कोड ये कर रहा है, कह रहा है कि भाई आप लोड करें फर्स्ट रजिस्टर में x1 से, तो जो ए का स्टार्टिंग एड्रेस था उधर से उठा कर लोड करें, फिर इसमें 8 ऐड कर दें, यानी कि एक डबल इसके अंदर ऐड कर दें। डबल 8 बाइट का होता है तो आप उससे अगली लोकेशन में चले जाएंगे। ये लोड कर दिया, अगली एड्रेशन में उससे अगली से उठाना है, इसलिए हमने इधर इसको ऐड कर। फिर हमने कहा कि अच्छा इसमें ये जो F1 हमने लोड किया था, यानी ए की इंडेक्स 0 से जो लोड किया था उसमें F0 ऐड कर दें। तो F0 आप समझें कि हमारे पास इसमें C पड़ा हुआ, ठीक है। तो F1 में हमने ए का इंडेक्स 0 ऐड किया, वो लोड किया, उसमें C ऐड किया और F2 में लिखवा दिया। F2 में यानी हम वो लिखवाना चाह रहे हैं जो हम B के इस इंडेक्स पे। फिर हमने इसको करवा दिया F2 को x2 पे, x2 में हमारे पास पड़ा हुआ है B का स्टार्टिंग एड्रेस, और फिर इसको भी इंक्रीमेंट कर दिया 8 से, यानी एक डबल जितना आगे चले जाए। और फिर आपने चेक किया कि क्या जो x1 जो कि हमारा ए का एड्रेस है वो एक और रजिस्टर x3 के बराबर तो नहीं है। ये आप समझ लें कि जो एंडिंग एड्रेस बनता था ना x1 में हमने n मल्टीप्लाइड बाई 8 ऐड करके रखा हुआ पहले से x3 के अंदर, तो अगर वो इसके इक्वल नहीं हुआ अभी तक तो आप कहते हैं अच्छा दोबारा फिर लूप पे ब्रांच करके लूप पे चले जाओ वापस, ठीक है। और अगर वो उसके इक्वल हो गया तो इसका मतलब है इटरेशन खत्म हो गया है और ये वाले कंडीशन ट्रू हो गया है। तो ये सादा सा असेंबली कोड है जो कि ये काम कर रहा है।
एग्जाम्पल का मकसद ये है कि अब हमारे पास ये जो राइट साइड पे एरिया है, ये आप समझें कि अब हम बड़ी बड़ी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको इधर हम फिल करना चाहते हैं, ठीक है, कि दो इंटीजर इंस्ट्रक्शन है, दो मेमोरी है, दो फ्लोटिंग पॉइंट की, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऐड और मल्टीप्लाई की लेट्स से। तो अब कैसे मैं इनको स्केड्यूल करूं? तो लेट्स से कि सबसे पहले एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले लेट से मुझे लोड करना है, तो अब ये तो मेमोरी ऑपरेशन है, ये मैंने मेमोरी वाले सेक्शन में रख दिया। उसके बाद मुझे ऐड करना है, ये मैं पैरेलल में भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐड करना है, मगर इस ऐड को F1 चाहिए जो कि इस लोड की आउटपुट से आएगा। तो लोड की हमारी जितनी लेटेंसी थी उसके बाद ही मैं ये कर सकता हूँ। तो लोड की 3 साइकिल की लेटेंसी हमने कही हुई थी, तो इसका मतलब है कि ऐड तो मैं इधर आके कर सकता हूँ। ये इससे पहले किया तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास रीड आफ्टर राइट है, ये हमने खुद कंपाइलर ने ये काम करना है, या जो असेंबली राइटर है उसने ये काम करना है, ठीक है। ये बाय हैंड भी लोग लिखते हैं और कंपाइलर भी काफ़ी हद तक ये काम कर लेते होते हैं। उसके बाद मुझे स्टोर करना है ऐड के बाद। जब तक ये ऐड होगा नहीं तब तक मैं स्टोर भी नहीं कर सकता, बिकॉज ये F2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐड की अगर 4 की लेटेंसी है तो आई हैव टू वेट फॉर 4 साइकिल्स, उसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगा। और उसके बाद मुझे x2 ऐड करना है, में 8 ऐड करना है, वो भी हम कर देंगे। उसके बाद मुझे ब्रांच चेक करनी है, ये भी पैरेलल में किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये तो बहुत कम पैरेललिज्म हम एक्सप्लॉयट कर पाए, बाकी सारी की सारी जगह तो खाली जा रही है। तो इतनी, मतलब ये तो छोटे से प्रोग्राम में इतनी बड़ी मेमोरी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी एक तो। दूसरा ये कि कोई ख़ास फास्ट भी नहीं हुआ, काफ़ी स्लो कोड चलेगा, क्योंकि हमारे पास कह लें कि हमारे पास टोटल यूटिलाइजेशन तो बड़ी ख़राब आ रही है। तो कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर साइकिल हो रहे हैं, अगर ये कैलकुलेट करना हम चाहें तो ये जो एडिशन हो रही है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 साइकिल में हो रही है। तो आप 1 फ्लोटिंग पॉइंट ऐड इन 8 साइकिल्स करें तो ये यूटिलाइजेशन तो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? इसको इम्प्रूव करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो दो टेक्निक्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम लूप अनरोलिंग देखेंगे और फिर सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग देखेंगे, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम देखेंगे क्या। तो लूप अनरोलिंग क्या होती है कि आप इसी लूप को इस तरह से लिख दें कि ये कोड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पैरेललिज्म चल सके। वो कैसे कि अब हमें पता है कि हमने असल में तो ए के अंदर सी ऐड करना था, ठीक है। तो अगर मैं जिस वक्त ये लोड कर रहा था उससे अगले साइकिल में ए की अगली वैल्यू लोड कर लेता उस, और फिर जब ये ऐड हुआ था उससे अगले साइकिल में उसमें ऐड कर लेता, और उससे अगले साइकिल में स्टोर भी इसी तरह इससे अगले अगले साइकिल में करता जाता, थोड़ा सा पैरेललिज्म आ सकता था। तो बेसिकली हम लूप को, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डिले इसमें 4 का आ रहा है, लोड का 3 का आ रहा था, ऐड का 4 का आ रहा था, तो 4 की पेनल्टी तो हमें पड़नी है। तो हम ऐसा करते हैं कि लूप को 4 टाइम्स अनरोल कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स अनरोल करने का मतलब ये है कि अब हम आई प्लस प्लस करने के बजाय आई में 4 ऐड कर रहे हैं, और जो ए आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3 में कॉन्स्टेंट ऐड करके बी आई प्लस 1, आई प्लस 2, आई प्लस 3 में लिखवाते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 टाइम्स हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमने अभी n ज़रूरी नहीं है 4 का मल्टीपल होता, तो उसके लिए हमें कोई आखिर में कोड लिखना पड़ेगा जो बाकी की वैल्यूज रह गई हैं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर n बड़ा नंबर है तो उसका मेजर चंक तो ये लूप में कवर हो जाएगा, थोड़ी सी कुछ वैल्यूज को ऐड करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोड भी बाद में लिखना पड़ सकता है। तो अगर हम इसको 4 टाइम्स अनरोल करें तो अब हमारा कोड ये बन गया कि आप x1 से भी पढ़ रहे हैं, x1 प्लस 8 से भी पढ़ रहे हैं, x1 प्लस 16 से भी पढ़ रहे हैं, x1 प्लस 24 से भी लोड कर रहे हैं। तो 4 वैल्यूज आपने लोड कर ली a0 a1 a2 a3 से। अगले एड्रेशन में वो a4 a5 a6 a7 हो जाएंगी। उसके बाद आपने a में 8 के बजाय 32 ऐड कर दिया, बिकॉज आपने 4 वैल्यूज पढ़ ली हुई थी, तो 4 8 32। फिर आपने इनको ऐड किया, इसके 4 साइकिल बाद आप इधर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली 3 साइकिल बाद ही कर सकते थे, लेकिन दरमियान में ये वाली इंस्ट्रक्शन है तो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया।
उसके बाद अगले को ऐड कर दिया, उससे बाद अगले को कर दिया, तो ये इनके दरमियान गैप उतना रह रहा है कि ऐड का कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो ये ऐड हो गया तो इसको स्टोर हमने कर दिया इसके 4 साइकिल बाद, इसका रिजल्ट उसके 4 साइकिल बाद कर दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये लूप अनरोल हो गया। अब जब हम इसको हार्डवेयर में डालें, इसको स्केड्यूल करें इंस्ट्रक्शंस को, तो हम ये कर सकते हैं कि लोड तो करनी थी साथ, दूसरी लोड अगले साइकिल में होगी, इससे अगले में होगी, तो जो हमने 32 ऐड करना था वो शुरू में तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी बाकी के लोड नहीं हुए। जब सारे लोड हो जाएंगे तो उसके पैरेलल में हम इसमें ऐड 32 कर सकते हैं। इसके बाद हम इस जगह पर ऐड को भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारा ये वाली ऐड की इंस्ट्रक्शन थी। इससे अगले साइकिल में इससे अगला ऐड हो सकता है, बिकॉज ये इससे 4 साइकिल बाद बनता है, ये इससे 3 साइकिल बाद बनता है, ये इससे 3 साइकिल बाद बनता है, ये इससे 3 साइकिल बाद बनता है। और फिर हम ये कर सकते हैं कि जब आखिरी ऐड किया तो हम उसके बाद स्टोर शुरू कर दें। ठीक है, और आखिरी स्टोर के साथ हम ये x2 में जो 32 ऐड किया था ये भी कर दें और ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन भी पैरेलल में कर दें। अब हमारा थोड़ी सी चीज़ इंप्रूव होगी। अब अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंस्ट्रक्शंस में हम पहले हम 8 में एक फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे, हम 11 में 4 कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी 4 डिवाइड बाई 11 जो है ये यूटिलाइजेशन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। पिछली स्लाइड में हमारा ये नंबर आ रहा था 12%। ठीक है, 0.12 is 12%। अब हमने तकरीबन यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ाकर 36% कर दिया है कि 36% इंस्ट्रक्शंस में फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट हमारा यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा, तो ये कहलाता है पहली टेक्निक है, इसको हम कहते हैं लूप अनरोलिंग। अच्छा, इसको फर्दर भी इम्प्रूव किया जा सकता है, अभी भी बहुत सारा एरिया खाली है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसी तरह अनरोल करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉफ्टवेयर पाइपलाइन भी कर देते हैं। तो सॉफ्टवेयर पाइपलाइन कैसे करते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारा नॉर्मल अनरोल्ड कोड था, थोड़ा सा ही उससे चेंज है, हमने इसको 3 के बजाय 4 पे ऐड शुरू किया। और उसकी वजह ये है कि 4 पे ना हमारा एक वो बन जाता है, 4 पे ये बड़ा रेगुलर आर्किटेक्चर बन जाता है। तो जो हमारी मैक्सिमम वेट बनता था वो ऐड के पे 4 का बनता था, तो हमने लोड पे भी 4 पे डाल दिया। अभी मैं बताता हूँ क्या फ़र्क क्या पड़ा। तो अब आप कर क्या रही हैं कि आपने कहा है कि यार जितनी देर में मैंने ये 4 लोड किए हैं, उसके 4 साइकिल में ये 4 लोड हुए, उसके बाद वो 4 ऐड हुए, उसके बाद वो 4 स्टोर हुए, पैरेलल में हमने ऐड कर दिया x2। यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आई है, अगर आप पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पर आखिरी 2 में, यानी सिर्फ इस हिस्से पे फोकस करें तो आप देखें आखिरी 2 इंस्ट्रक्शंस में चेंज आपको नज़र आ रही होगी। सॉरी, ये इन दोनों में, ठीक है, ये वाली जो आ रही है वो मैं भी बताता हूँ वही है। तो ये जो हमने किया था, हम ये कहते हैं कि जिस वक्त हम ऐड इधर कर रहे थे इन चारों को, यानी कि 4 वैल्यूज लोड की थी, उसमें फिर हम सी ऐड कर रहे थे, तो वाई नॉट उतनी देर हम एक ही उससे अगली 4 वैल्यूज को लोड कर लें। ठीक है, और जब हम स्टोर कर रहे हो तो हम ये जो इधर लोड की हुई थी उनको ऐड कर दें। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं उसी अगली आइट्रेशन में हम उसको जो इधर पैरेलल में मजीद लोड कर लें, जो अगली आइट्रेशन में ऐड कर लें। तो हम ये काम कर सकते हैं कि इनको लोड करें, इस टाइम इधर ऐड करें और आखिर में स्टोर कर दें। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि इधर भी लोड करें, ऐड करें और स्टोर कर दें। तो ये हमारी कहलाती है सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या कि हमने पहले 4 वैल्यूज लोड की, फिर जब हम अगली 4 को लोड कर रहे थे तो उससे अगली 4, इन 4 को जब ऐड कर रहे थे तो अगली 4 को पैरेलल में लोड कर दिया। ठीक है, अच्छा, उससे अगली एड्रेशन, उससे अगली में अभी हमने लूप लगाना नहीं शुरू किया, उससे अगली में हमने इन 4 को जिनको लोड कर लिया था उनको ऐड किया। तो ये वाली 4 जो ऐड हुई थी इनको हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, और इससे यानी कि पहले 4 और 8 तो लोड हो गई थी, उससे अगली 4 जो थी यानी 12 तक, वो हमने इधर लोड कर दी। ठीक है, अब हमने लूप लगाया इस जगह पर। अब क्यों लगाया? क्योंकि अब तीनों काम पैरेलल में हो रहे हैं, अब लोड भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो स्टोर भी हो रहा है। इस वक्त ऐड वो हो रहा था पहली आइट्रेशन में जो हमने इधर लोड किया था, स्टोर वो हो रहा था जो कि हमने इधर ऐड किया था, लोड वो हो रहा है जो अगली आइट्रेशन में ऐड होना है। तो अगली आइट्रेशन में जो भी हमने लोड किया है उसको हम ऐड कर देंगे।
उससे अगली आइट्रेशन और जो पिछली आइट्रेशन में ऐड हुआ था उसको हम स्टोर कर देंगे। उससे अगली आइट्रेशन में जो अभी नया लोड हो गया है उसको ऐड करेंगे, जो ऐड हो चुका था उसको स्टोर कर देंगे, और जो स्टोर हुआ है वो तो खैर हो गया, तो और उससे अगले के लिए नए लोड कर देंगे। तो ये वाली आइट्रेशन हमारी चलती जाएंगी। तो आप समझें कि 4 इधर लोड हुए, वो ऐड हुए, स्टोर हुए, लेकिन इस जगह पे अगले 4 से 8 तक लोड हो गए, इसमें 4 से 8 तक ऐड हो रही हैं, लेकिन 8 से 12 तक लोड हो रहे हैं। और जो आपके पास ये 4 से 8 तक पिछली दफ़ा ऐड हुए थे उनको हमने स्टोर कर दिया। अगली आइट्रेशन में ये 4 से 12 तक लोड हुए थे वो ऐड हो रही हैं, 12 से 16 तक नए लोड कर लेंगे, और वो जो 8 से 12 थे उनको हमने स्टोर कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से चीज़ चल रही है। क्योंकि इस जगह पर हमें ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, यानी कि हमें ब्रांच भी चाहिए थी, ऐड x1 में भी करना था और x2 में भी करना था, तो हमने x2 में पहले ऐड कर दिया है। क्योंकि हम x2 में पिछले साइकिल में ऐड कर गए हैं तो x2 ऑलरेडी 32 आगे चला गया, और 32 आगे चला गया, तो हमने फिर -8 किया बजाय ये कि +24 करते। अगर हमने ऐड ना किया होता तो हम पिछली स्लाइड में हम +24 कर रहे थे, इस स्लाइड में हम क्योंकि x2 में पहले ऐड कर दिया तो हम -8 करके उसको यूज़ करें, क्योंकि ऐड उससे पिछले साइकिल में हम कर चुके। तो विल गेट टू द सेम एड्रेस कि अगर 32 ऐड करके -8 करेंगे तो 24 पर ही हम पहुंचेंगे। अच्छा, तो अब जब ये वाला अगर आपका काफ़ी बड़ा सा लूप था, तो जब ये वाला लूप का हिस्सा चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप फुल थ्रॉटल चल रहे हैं, यानी कि इस वक्त आपका लोड भी चल रहा है, स्टोर भी चल रहे हैं, ऐड भी चल रहा है, हर साइकिल में एक एक ऐड हो रहा है। तो आपका जो वो फ्लॉप्स थे पर साइकिल वो 1 हो गए, क्योंकि 4 एड्स पर साइकिल हो गए मेन आइट्रेशन के अंदर, ठीक है। उसके पीछे वाला हिस्सा जिसमें हम इस पाइपलाइन को फिल कर रहे थे, इसको हम सॉफ्टवेयर पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें बिल्कुल वैसे ही हुआ जिस तरह हमने हार्डवेयर की पाइपलाइन में किया था कि पहले फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो उसी तरह इसमें पहले लोड हुआ, फिर ऐड हुआ, फिर स्टोर हुआ। पहले साइकिल में सिर्फ पहला काम हुआ था, दूसरे में दूसरा हुआ। तो अब ये साइकिल के बजाय ये हो गया है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस में हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो इससे पहले वाले हिस्से को हम प्रोलॉग कहते हैं, इससे बाद वाले लूप के बाद वाले हिस्से को एपिलॉग कहते हैं। ऑब्वियसली जब लूप खत्म हो जाएगा तो उस वक्त कुछ वैल्यूज तो स्टोर हो गई हैं, लेकिन उससे अगली 4 ऐड हुई पड़ी हैं जिन्हें हमें स्टोर करना है, ठीक है। और उससे अगली 4 लोड हुई हैं जिनको हमें ऐड करना है, और उससे अगले साइकिल में इन 4 को स्टोर करेंगे। तो कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा शुरू और आखिर में आएगा, लेकिन मेन जो आइट्रेशन है वो आपकी, लेट से कि आपकी 10,000 की एरे थी, तो वो 10,000 की एरे में आपकी जो मेन 10,000 डिवाइड बाई 4 जो आइट्रेशन होंगी वो तो ठीक ठाक फुल स्पीड पे चल रही होंगी, और थोड़ा सा पार्ट 4-4 का आपका शुरू और आखिर में आ जाएगा। तो आप समझे कि आप जब हम लूप अनरोलिंग करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, लेकिन उसके शुरू में कुछ आपको लूप को फिल करने और फिर उसको स्टोर करवाने में जो टाइम लग रहा था, वो सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग ने वो भी एक ओवरलैप करवा दिया कि जो ये वाला लोड थे वो इस जगह पे जब इसके स्टोर चल रहे थे उस वक्त हमने उनको लोड करवा दिया है। तो ओवरऑल आपने टाइम जो है ना वो काफ़ी कम कर दिया। तो ये वाले काम फिर हमें करने पड़ते हैं जो कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस कहलाती हैं, जब हम वो करते हैं, क्या लेंगे, जब हम VLIW आर्किटेक्चर करते हैं। ये वाला काम पहले हार्डवेयर खुद कर रहा था जब हम सुपर स्केलर में थे, लेकिन अब हमने हार्डवेयर की कॉस्ट बचा ली, लेकिन अब हमें ये काम सॉफ्टवेयर में करने पड़ते हैं। इन्हीं कामों को करने के लिए बाज़ का आजकल शायद ये ट्रेंड कम हो गया है, क्योंकि कंपाइलर काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं और ये काम काफ़ी हद तक कर लेते हैं। लेकिन कुछ अर्से पहले तक और अभी भी कुछ यूज़ केसेस में आपके पोर्टिंग करने वाले लोग होते हैं जिनका काम ही ये होता है कि आपके असेंबली कोड को ऑप्टिमाइज़ करें, कि कंपाइलर से आपने पहले कंपाइल करवाया, तो उसके बाद आप असेंबली कोड में चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करें। तो और ये वाले प्रोसेसर VLIW प्रोसेसर अक्सर DSP एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जिस तरह आपके हो सकता है टीवी के अंदर लगाओ, या ऑडियो प्लेयर्स और इन जगहों पर ये लगे होते हैं। और वहाँ पर फिर आप जो है जिस तरह कंप्रेशन डीकम्प्रेशन है या और इस किस्म के काम, वहाँ पे हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर लिखने वाला बंदा है वो हैंड ऑप्टिमाइज़ करे कोड को, यानी खुद उसकी असेंबली में जाकर ये वाली चीज़ों को फिल इन करके लूप अनरोल करे, बाकी चीज़ें करके कोड को फास्ट करे। तो 2 चीज़ें यूज़ हो गई हमारे VLIW में। एक
लूप अनरोलिंग और एक सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग। पहली चीज़ हमने ये देखी थी कि होता क्या है VLIW। हमने कहा था कि पैरेलल में सॉफ्टवेयर ही बता देता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस चलनी है। फिर हमने उसको अनरोल किया लूप को और थोड़ा सा फास्ट किया और सॉफ्टवेयर पाइपलाइन करके ज़्यादा फास्ट कर दिया। इसमें मसला क्या आता है, कब अनरोलिंग करना इजी है, कब मुश्किल है। अगर इफ एल्स कोड में ज़्यादा आ रहे हो तब मसला ये है कि आपके पास कई दफ़ा उन इफ एल्स के दरमियान इतनी इंस्ट्रक्शंस आती नहीं जिनको आप पैरेलल में एलोकेट कर सकें। तो ये यानी लूप्स में तो चीज़ अच्छी चल जाती है, लेकिन अगर इफ एल्स सिर्फ चल रहे हैं, कोड का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर वो वाला हिस्सा जहाँ पर ज़्यादा इफ एल्स लगे हुए थे, वहाँ पर क्या करें। तो वहाँ पर बाज़ लोगों ने फिर ये देखा कि ना, अगर आप उस कोड को स्टडी करें तो कई दफ़ा उसका एक प्रेफर्ड पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है कि ये वाला एल्स बहुत कम चलेगा, ये वाला इफ ज़्यादा चल रहा है, फिर ये वाला ब्लॉक चल रहा है, फिर दोबारा ये वाला इफ ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, कई दफ़ा होता है आपने इफ लगाया होता है कि अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो एरर मैसेज प्रिंट कर दे, लेकिन वो फाइल ओपन ना होना कभी कभार होना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम फाइल ओपन हो ही जाती है। ठीक है, कोई मसला उसमें नहीं आ रहा होता, तो इसका मतलब है कि वो इफ कम चलेगा, उसके एल्स में ज़्यादा जाएंगे। तो वो जो प्रेफर्ड पाथ है ना, उसको हम कह देते हैं ट्रेस। तो एक ये पेपर था जिसमें उन्होंने इस पे कहा कि आप अगर ट्रेस शेड्यूलिंग कर लें तो ये वाला जो ट्रेस है जो ज़्यादा प्रेफर्ड पाथ है, आप यही एज्यूम कर लें कि ये चलना है और इस पूरे पाथ में से जो पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस उठाई जा सकती हैं वो उठा लें और उनको स्केड्यूल कर लें। और अगर आपका वो इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई जो आपने जिस हिसाब से ट्रेस को चलाया हुआ था, तो फिर आपने कुछ फिक्सअप कोड लिखा होगा जो कि लेट से इधर मैंने कोई नंबर्स को ऐड किया हुआ था, तो आप मुझे वापस सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यूज़ को उन्हीं वैल्यूज़ पे लाना है जो असल में इंटेंडेड थी। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप वो फिक्सअप कोड डालेंगे अगर आपको आपका वो जो एक तरह की प्रेडिक्शन फॉल्स होगी। ठीक है, तो आप जो मोर प्रेफर्ड पाथ है जो आपको लगता है, जो आप प्रोफाइलिंग फीडबैक से देख सकते हैं कि आप कोड को प्रोफाइल करके देखेंगे वो कौन सा पाथ ज़्यादा चलता है और उसको आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये कहलाती है ट्रेस शेड्यूलिंग। ऑब्वियसली ये हमेशा नहीं चल सकती, हो सकता है कि इफ एल्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी हो। ऐसे इफ एल्स भी कोड में बहुत सारे होते हैं कि जिनमें आपकी एक जितना ही चांस होता है इफ पे जाने का भी एल्स पे जाने का, तो वहाँ पर तो ये नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर ये चल सकता है जहाँ पर हमें पता हो कि एक साइड की के जाने के चांस दूसरे से सिग्निफिकेंटली हायर है। ओके, तो मसले क्या क्या आते हैं जब हम VLIW को यूज़ करते हैं। पहली एक जो काफ़ी बड़ा मसला आता है वो ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी का है। ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपने इससे एग्जीक्यूटेबल बनाई, जो कि आपने चलाई, कल को VLIW का नया वर्जन आया तो उसके ऊपर वो नहीं चल सकता, बिकॉज उसके अंदर हो सकता है आपने 2 फंक्शनल यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए हो, उसमें इंस्ट्रक्शन जो हैं उसकी बिट्स का मतलब ही बदल जाएगा। तो आपने लेट से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया था, अगर डेस्कटॉप में ही होते तो नए वाले पे वो वाला इंस्टॉलर नहीं चल सकता, उसके लिए आपको एक अलग से इंस्टॉलर चाहिए जो कि नए वाले पे चल सके। तो ये वाली जो चीज़ है जो डेस्कटॉप पे मैं कहता हूँ कि इंटेल की अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि इंटेल जो है पिछले कई सालों से अभी तक पुराने कोड्स को कंपैटिबल रखता हुआ चल रहा है। यानी कि आपका जो पुराना कोड है 8086 वाला वो अभी भी चल जाता है। ठीक है, सेम बाइनरीज चल जाती है। तो ये एक मतलब ऑब्वियसली एक ओवरहेड है कि अगर आपको हर सॉफ्टवेयर का डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट इंस्टॉलर बना कर देने पड़े, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबिलिटी। तो VLIW में ये नहीं होती। VLIW में आपको हमेशा दोबारा नई एग्जीक्यूटेबल्स बनानी पड़ेंगी फॉर डिफरेंट मशीन। दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट कोड साइज। आपने देखा है कि वो जो पीछे हमने अभी इंस्ट्रक्शंस देखी थी कि ये ओरिजिनल असेंबली कोड था, ठीक है, जो कि सुपर स्केलर पे चलना था, और ये उसी चीज़ का कोड है जब हमने उसको सॉफ्टवेयर पाइपलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा है, यानी कि इसकी विड्थ और डेप्थ अगर मैं मिलाऊं तो ये उससे काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपका कोड जो है उसका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है इनमें दोनों वजहों से, एक तो अनरोलिंग की, सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग की, दूसरा ये भी कि उसके बावजूद अगर आपने कुछ नहीं करना तो वो वाली जगह भी खाली जा रही है। यानी अगर आपने तो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन वर्ड देना है, चाहे आपने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करना था या नहीं करना था, आपने वो इंस्ट्रक्शन में डालना है उसको,
तो उधर नो ऑप्स डालेंगे आप, अगर नहीं यूज़ करें वो जो नो ऑप्स डालेंगे उनका ओवरहेड आएगा। तो कोड साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि आपकी एक्जी बड़े साइज़ की बनेगी। आजकल ये उतना बड़ा इशू नहीं रहा, बिकॉज आजकल मेमोरीज थोड़ी सी बड़ी होती जा रही हैं तो और फास्ट होती जा रही है, तो हमें शायद कोड साइज़ इतना तंग नहीं करता। ठीक है। तीसरा ये है कि इसमें हमने लेटेंसी कांस्टेंट अज्यूम की हुई है, तो अगर आपने कैशेस लगाए या मेमोरी बैंक के कन्फ्लिक्ट्स आए तो उसमें आपकी कहते हैं अनप्रडिक्टेबल लेटेंसी आती है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि ट्रेस स्केजुलिंग अगर करनी है तो आपको पहले से ब्रांच प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो अब आप क्या कोड को बार बार रन करेंगे और प्रोफाइल करेंगे डिफरेंट यूज़र को दे के कि अच्छा अब ये कौन से ट्रेस ज़्यादा चलता है, और उसके बाद दोबारा उससे बाइनरी जनरेट करेंगे। तो ये एक मसला इसमें स्टिल है कि वो भी पहले से नोन होना मुश्किल है। दूसरे में तो हमने ब्रांच प्रोडिक्टर लगा दिया था तो वो वैसे ही प्रोडिक्ट करता रहता था और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली हार्डवेयर ये काम करता था। और जो एक और मसला ये है कि कई ब्रांचेस स्टिल प्रोफाइलिंग के बावजूद, मैंने कहा कि 50-50 चांस हो, तो फिर क्या करें। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने का जो ये क्लासिक VLIW जो थे, जो कि जिनमें से कुछ इश्यूज को रिजॉल्व किया डिफरेंट प्रोसेसर ने, वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे किया। तो एक जो कोड का साइज़ है उसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि कोड के अंदर हम कह लें कि कंप्रेस्ड फॉर्मेट यूज़ कर लें, कि आपका कोड जो है वो आपने उसके ऊपर कोई कंप्रेशन स्कीम डाल के मेमोरी में रखें, और जैसे जब इंस्ट्रक्शन फैच कर रहे होते हैं तो उसको डीकम्प्रेस करके बड़ी इंस्ट्रक्शन उससे बना दें। तो ये एक तरीका यूज हो सकता है। आपके जो 6x सीरीज़ के हैं या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के, इसमें आप पैरेलल ग्रुप्स को मार्क कर सकते हैं कि ग्रुप्स बना दें कि ये पहला ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये अगला ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। एक ये जो सिड्रा 5 है इसने एक और ऑप्शन भी दी है कि आप सिंगल ऑप भी दे सकते हैं, कि वैसे आपकी पैरेलल इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन कोई एक बिट सेट हुई तो इसका मतलब है कि पैरेलल नहीं है, ये एक ही इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो वो आपने अलग से डिफाइन कर ली। तो इस किस्म के सोल्यूशन लोगों ने बताए। हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं या सर्वर्स वगैरह भी, उनमें भी किसी हद तक वो, वैसे तो वो VLIW डायरेक्टली नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ये वाली स्कीम रखी हुई है जिसको आप कहते हैं एपिक या एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। इसमें आप ये कर लेते हैं कि आप का जो 64 बिट का रजिस्टर है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक्चुअली 2 32 बिट के रजिस्टर हैं या 4 16 बिट के हैं या 8 बिट के हैं, और फिर आप 8 के 8 को पैरेलल में ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह का ऑब्जेक्ट कोड कंपैटिबल उन्होंने बना दिया इंटेल ने, क्योंकि इंटेल वालों की एक खास बात है कि वो नॉर्मल भी चल जाएगा, लेकिन जब आपका ये वाली इंस्ट्रक्शन चलनी होंगी तो आप VLIW उसी इंस्ट्रक्शन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझना शुरू करें। ठीक है। ये अब एक और जो टाइटेनियम प्रोसेसर है जिसकी इंटेल ही का, उसका हम एक थोड़ा सा अगर जो एक्चुअल में प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं जिनके अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ होते हैं उसको देख लें। तो ये पोल्सन आर्किटेक्चर है इसका, इसमें 8 कोर्स हैं। तो ये रियल नंबर्स हमें थोड़े से पता चल जाएंगे क्या क्या आ रहे हैं। सिंगल साइकिल 16 किलोबाइट की L1 इंस्ट्रक्शन और डाटा कैश है जो एक साइकिल करती है। L2 कैश 512 किलोबाइट की है। L2 डाटा कैश जो है वो 256 किलोबाइट की है। 8 साइकिल की लेटेंसी है, एक की 9 साइकिल की है। 32 MB की शेयर्ड L3 है। ये तकरीबन मिलते जुलते नंबर हैं जो हम पीछे भी देखते आए थे। ओवर 3 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं इसके अंदर। 2 है मल्टी थ्रेडेड हैं कोर्स, यानी कि इस पर 2 थ्रेड एट द सेम टाइम चल सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमसे रेलेवेंट बात है वो है कि 6 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल फैच है। 128 बिट के बंडल्स फैच होते हैं जिसमें आपके 6 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल फैच हो रही है, और अप टू 12 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ बात का हम बंडलिंग भी यूज़ करते हैं कि आप टेम्पलेट डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ की बिट्स बताएंगी कि आगे का बंडल किस तरीके का है। ठीक
है कि इसमें इंस्ट्रक्शन किस तरीके से पैक हुई है, कि क्या वो 4 इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन है, 8 इंस्ट्रक्शन है, तो वो इधर आपको टेम्पलेट बिट से पता चल जाता है। तो ये भी एक फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो टाइटेनियम ही प्रोसेसर है उसके अंदर 128 जनरल पर्पस 64 बिट इंटीजर रजिस्टर्स हैं, 128 जो हैं फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स हैं, और प्रेडिकेट रजिस्टर्स ही हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं GPR रोटेशन, या जो आप ये समझें कि जो आपका हमने सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग की थी उसमें हम क्या कर रहे थे लूप अनरोलिंग और सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग में, कि हम लोड करते थे और उससे 4 आगे का फिर लोड करते थे, फिर उससे 4 आगे का लोड करते थे और फिर उनको ऐड करते थे। तो वो जो 4 आगे का लोड करना है ना, तो वो बास का था, आप ये बास प्रोसेसर जिस तरह ये वाला जो है उसमें आप हार्डवेयर में बता सकते हैं कि ऑटोमेटिकली अगली लोड के लिए 4 ऐड कर लो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रजिस्टर रोटेशन, कि जिसमें आपको बार बार वो उसको इंस्ट्रक्शन ना देनी पड़े, बल्कि एक दफ़ा लोड करें तो उसके आगे अगली लोड में ऑटोमेटिकली उसमें 4 ऐड हुआ हो और वो एडिशन का ओवर ऐड आपका निकल जाता है, तो इसको रजिस्टर रोटेशन कहते हैं। बाज़ नए आर्किटेक्चर में आप वो लोड का ही ओवर ऐड निकाल देते हैं, जो स्पेशली जो एक्सेलरेटर्स हैं जो प्रोसेसर के साथ हम लगाते हैं उनमें हम इस ओवर ऐड को लोड स्टोर निकाल ही देते हैं, सिंपली हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो पैरेलल में चल जाती है। आखिर में शायद हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो आखिर मीन्स के कोर्स के एंड में अगर टाइम मिला तो ऐसे आर्किटेक्चर। अच्छा, एक और जो चीज़ है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेशन, ठीक है। ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रेडिकेशन है, ठीक है। ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। मसला ये है कि जब ब्रांच की प्रेडिक्शन ख़राब होगी तो या जब आपकी इक्वली लाइकली ब्रांचेस हैं जिनका यानी 50-50 चांस है, ठीक है, तो उसको क्या करें, तो उसके लिए हम प्रेडिकेशन करते हैं। प्रेडिकेशन में हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल हमारा अगर कोड चल रहा था जिसमें ब्रांच थी, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई ये 2 रजिस्टर इक्वल हैं तो जंप करके आप इधर चले जाओ, अगर नहीं इक्वल तो इधर चलते जाओ, और फिर जब ये एल्स खत्म होगा तो जंप करके इधर आ जाओ, ठीक है। वो तो ये इस तरीके का कोड होता है नॉर्मल, जो हमने असेंबली भी अपनी भी लिखी थी दूसरी। प्रेडिकेशन में आप इस कोड को इस तरह रिस्ट्रक्चर कर देते हैं कि आप कहते हैं कि ए और बी को कंपेयर करो और उससे 2 फ्लैग सेट कर दो, P1 और P2, और इधर ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, जो इंस्ट्रक्शन 3 और 4 हैं जो B1 के ट्रू होने पे होनी थी, ये हमने अब P1 के ट्रू होने पे करनी है। तो इसको हम बता देते हैं कि अगर ये बिट सेट हो तो इनको एग्जीक्यूट करना, नहीं तो नहीं करना। और इसके पैरेलल में आप दूसरे पाथ से भी इंस्ट्रक्शंस रख देते हैं, और उसको कहते हैं कि अगर P2 सेट हो तो इनको एग्जीक्यूट करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका एक ही कोड ब्लॉक बन जाता है जिसके अंदर पैरेलल में आप दोनों पाथ्स की इंस्ट्रक्शंस रख देते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन दीज फ्लैग्स या ये वाला हिस्सा चल जाएगा या ये वाला हिस्सा चल जाएगा। तो ये जो P1 P2 है इनको प्रेडिकेट रजिस्टर्स कहते हैं, कि जो कि आप किसी कंडीशन के ऊपर सेट कर सकते हैं, और आप इंस्ट्रक्शंस को मार्क कर सकते हैं कि ये अंडर प्रेडिकेट चले, कि यानी कि ये वाला फ्लैग अगर 1 हो तो चले, अगर 0 हो तो ये वाली इंस्ट्रक्शन ना चले। तो ये कहलाती है प्रेडिकेशन। काइंड ऑफ इससे आपका कह लें कि थोड़ा बहुत ये वाला एक ही पाथ चल रहा होगा तो दूसरा पाथ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा ही जारी होगी, लेकिन कोड साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। प्रेडिकेशन फिट कहाँ होगी, ऑब्वियसली ये खैर RISC-V वाला बना हुआ है, इसमें तो खैर ये चलना ही नहीं चाहिए। आपके पैरेलल में एग्जीक्यूशन यूनिट लगे हुए हैं, ठीक है। तो उन पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट ने आखिर में जहाँ पर राइट होना है वहाँ पर राइट बैक करते हुए, क्योंकि मल्टीपल राइट्स हो सकते हैं, वहाँ पर हम प्रेडिकेशन को देख सकते हैं कि अगर वो फ्लैग सेट हो तो आपको यहाँ कहीं पर प्रेडिकेट फ्लैग्स आ रहे होंगे जो कि आखिर में राइट बैक को कंट्रोल कर रहे होंगे कि राइट बैक होना है या नहीं। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन। स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन, अब मसला ये है इस जगह पे, इस कोड में हम देखें कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमने इधर जाना है, और ट्रू हुई तो हम लोड करेंगे। लोड को थोड़ा सा पहला करने के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि लोड की अपनी लेटेंसी हाइड हो जाती है। अगर हम लोड को थोड़ा सा पहले कर लें तो जिससे यूज़ करना था उसको डाटा ज़रा जल्दी मिल जाता है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने इधर लोड कर दिया और इस पर पेज फॉल्ट आ गया, ठीक है, या कोई और एरर आ गया, प्रोटेक्शन फॉल्ट आ गया, तो असल में तो ये लोड और ये कंडीशन होनी फॉल्स थी, तो हमने पहले से जो लोड किया उसने बिला वजह एक रोला डाल दिया। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए आप एक स्पेकुलेटिव लोड की इंस्ट्रक्शन बाज़ लोग सपोर्ट करते हैं।
उसमें ये है कि अगर तो उसने एक्सेप्शन कॉज करनी थी तो आप एक्सेप्शन नहीं कॉज करते, आप उसको लोड करके उसकी पॉइजन बिट सेट कर देते, ठीक है, एक बिट एक्स्ट्रा यानी डाल देते हैं जिसको हम पॉइजन बिट कह देते हैं कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एक्सेप्शन कॉज कर रही है, ठीक है। और कहते हैं उससे क्योंकि एक्चुअल में एक्सेप्शन कॉज नहीं, सिर्फ आपने पॉइजन बिट सेट की है, तो असल में अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई और आपको पॉइजन बिट सेट मिली तो इसका मतलब है कि आप एक्सेप्शन हैंडलर पे चले जाएं। अगर पॉइजन बिट सेट ना मिली तो इसका मतलब है कि लोड पहले से हो गया था तो आपके कुछ साइकिल बच गए, ठीक है। और अगर ये ब्रांच कंडीशन ही ट्रू ना हुई तो बस फिर आप कभी इधर आएंगे ही नहीं, तो वो बेशक सेट रहे वो बाद में ओवरराइड हो जाएगा जब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये काइंड ऑफ लोड को यानी कि आप इंस्ट्रक्शन सेट में ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हैं कि आप स्पेकुलेटिवली चीज़ों को चला सकें विदाउट कॉजिंग एक्सेप्शन। तो ये काफ़ी, क्योंकि अगर आपका लोड स्टोर की लेटेंसी लंबी पड़ सकती है तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, इसी तरह आपके लोड को स्टोर की वजह से भी अगर आपको ये पता नहीं है कि लोड कि इस स्टोर का एड्रेस क्या है स्टेज पे, तो आप लोड को पहले स्केड्यूल करते हुए डरेंगे कि यार लोड को पहले कर दिया। यही हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था स्टोर बफर वाले केस में, लेकिन वो सुपर स्केलर था। लेकिन आप VLIW में भी ये कर सकते हैं कि लोड को स्पेकुलेटिवली लोड कर लें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे इसको लोड कर लो, अगर तो स्टोर का एड्रेस बाद में डिफरेंट निकला इसका मतलब है कि ठीक है आपने ठीक लोड किया। अगर आपको स्टोर का एड्रेस सेम निकला तो स्टोर जो है इस लोड को जो हमने स्पेकुलेटिवली किया था इसको इनवैलिडेट कर देगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास कहीं पे लेट से कि जो ये स्पेकुलेटिव लोड हैं इसका एक आपने बफर बनाया होगा जिसमें आपने लेट से एड्रेसेस रखे हुए हैं और डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसा कोई लोड आपने 5-10 किए हैं तो वो इसके अंदर लोड कर देंगे। तो जब भी स्टोर होगा वो आके इन सब से कंपेयर करेगा, किसी एक से भी मैच किया तो उसकी वैलेट की बिट को जीरो कर देगा, तो इनके साथ वैलेट की बिट होगी कि ये वाला लोड सही नहीं है। तो जब आप इधर पहुंचेंगे आप चेक करेंगे अगर तो वैलेट की बिट सही है तो आप इधर से उठा लेंगे और काम चला लेंगे। अगर वो वैलेट की बिट जीरो हुई है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा लोड करने की ज़रूरत है। तो स्पेकुलेटिव लोड यानी स्टोर के साथ भी ये मसला आता है, और हमने पिछली स्लाइड में जो ये देखा था कि ब्रांच के साथ भी ये मसला आता है, तो आप स्पेकुलेटिवली दोनों तरफ से इसको ओके, यहाँ पर हम रुकते हैं। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। बेसिकली जो इसकी लिमिट्स हैं वो यही है कि आपकी अनप्रेडिक्टेबल ब्रांचेस मसला करती हैं, मेमोरी लेटेंसी का होता है, कोड, ये हमने सारी तकरीबन पढ़ी हुई है। DSP मार्केट में ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जनरल पर्पस मार्केट में ये नहीं है। ज़्यादातर DSPs में कैश नहीं लगी होती बल्कि डाटा मेमोरी होती है। तो नाउ यू गैस शुड, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, यू शुड मूव फॉर द क्विज, जो कि जिसके लिए आपके पास मैंने वैसे 15 मिनट इनेबल किए हुए हैं। बेसिकली 10 मिनट का क्विज है लेकिन आप 15 मिनट ले सकते हैं। 6 MCQs हैं, उनको आप सॉल्व करें हर एक, पहले से आगे ना मूव करें जब तक पिछला वाला आपने ना कर लिया, ठीक है। और हर एक को डिफरेंट ऑर्डर में आएंगे, इसलिए दूसरों पर रिलाय ना करें। वैसे भी